गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 3 पार्ट 1 अपर रियल्म में पहला दिन और आखिरी मासूमी। अपर रियल्म में आने के बाद समय की धार बदल चुकी थी, या शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि यहाँ समय बहता ही नहीं था, वह बस जमा रहता था, हर पल को भारी बनाते हुए। ईपी 2 के अंत में जो दरवाजा बंद हुआ था वह सिर्फ एक रियम का नहीं था, वह उस सोच का भी था जिसमें ताकत दिखाकर जिंदा रहा जा सकता है। यहाँ कदम रखते ही अहान को यह एहसास हो गया था कि अपर रियल्म में सबसे पहले जो चीज मरती है वह है जल्दबाजी। चारों तरफ फैली हवा में कोई ताजगी नहीं थी, बल्कि एक स्थायी दबाव था, जैसे हर सांस के साथ यह जगह पूछ रही हो तुम यहाँ रहने लायक हो या नहीं। यह सवाल शब्दों में नहीं था, लेकिन शरीर उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। कई कल्टीवेटर्स जिन्होंने कल तक खुद को असाधारण माना था, आज बिना किसी चोट के थके हुए दिख रहे थे। उनकी पीठ सीधी थी, लेकिन भीतर कुछ झुक चुका था। वॉइड स्काई पवेलियन के बाहर सुबह फिर से वही भीड़ जमा थी, लेकिन आज की भीड़ कल जैसी नहीं थी। कल तक सब अनजान थे, आज सब एक दूसरे को महसूस करने लगे थे। अपर रियल्म में यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जब लोग देखना छोड़कर महसूस करना शुरू कर देते हैं। कुछ कल्टीवेटर्स ऐसे थे जिनके पास खड़े रहना ही असहज लग रहा था, बिना किसी वजह के दिल तेज धड़कने लगता था, जैसे खून किसी और की लय पकड़ रहा हो। कुछ ऐसे भी थे जिनके पास खड़े होने पर अजीब सी स्थिरता महसूस होती थी, जैसे उनके भीतर कुछ ऐसा हो जो हिलता नहीं, चाहे बाहरी दुनिया बदल जाए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि यहाँ बोलना खुद को उजागर करने जैसा था। एल्डर्स फिर से आए, लेकिन आज उनकी मौजूदगी कल से ज्यादा भारी थी। ऐसा नहीं था कि वे कुछ नया कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे कुछ नहीं कर रहे थे। एल्डर ने कहा कि आज भी कोई औपचारिक परीक्षण नहीं होगा, कोई मंच नहीं, कोई मुकाबला नहीं। यह सुनते ही कुछ लोग राहत महसूस करने लगे, और कुछ के चेहरे और सख्त हो गए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अपर रियल्म में असली परीक्षा वही होती है जिसे परीक्षा कहा ही नहीं जाता। पवेलियन के चारों ओर खड़े पत्थर स्तंभ हल्के से कंपन करने लगे, इतना हल्का कि आंखें उसे पकड़ न सकें, लेकिन शरीर जरूर पकड़ ले। भीड़ के बीच हलचल शुरू हुई, बिना किसी के हिले। किसी के पास खड़े कल्टीवेटर्स ने अनजाने में दूरी बना ली, किसी के आसपास की हवा थोड़ी भारी हो गई, और कहीं ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग एक दूसरे के और पास आ गए, जैसे अकेले खड़े रहना अचानक खतरनाक लगने लगा हो। यह सब किसी फॉर्मेशन का असर नहीं था, न ही कोई स्पेल। यह सिर्फ अपर रियल्म का तरीका था यह देखने का कि कौन अपने अंदर जो है उसे कितनी देर तक छुपा सकता है। जिनके पास कुछ था उनके लिए छुपाना मुश्किल होता जा रहा था, जिनके पास कुछ नहीं था उनके लिए भी। अहान इन सब के बीच था, लेकिन इन सब के अंदर नहीं। उसका शरीर शांत था, उसकी सांसें स्थिर थीं, और यही बात सबसे ज्यादा अजीब थी। न उसके आसपास दबाव बढ़ा, न किसी ने उससे दूरी बनाई, न किसी ने पास आने की कोशिश की। फिर भी एल्डर्स की नजरें बार बार उसी ओर लौट रही थीं। यह वह स्थिति थी जहां कोई संकेत नहीं मिल रहा था, और अपर रियल्म को यही सबसे ज्यादा पसंद नहीं आता। यहाँ या तो कुछ होना चाहिए, या फिर कुछ न होने का कारण इतना गहरा होना चाहिए कि उसे खोदने का मन करे। एक एल्डर ने हल्की सी उंगली हिलाई। पवेलियन के एक हिस्से में खड़े कुछ कल्टीवेटर्स के चेहरे पीले पड़ गए। उनके शरीर में कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई चमक नहीं निकली, लेकिन उनकी नसें साफ दिखने लगीं, जैसे खून खुद को याद दिला रहा हो कि वह साधारण नहीं है। एल्डर ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस वहां से हटने का इशारा किया। हटना यहाँ सजा नहीं थी, यह नोटिस था। कुछ दूरी पर खड़े कल्टीवेटर्स के पैरों के नीचे जमीन थोड़ी सख्त हो गई, जैसे किसी अदृश्य वजन को सहने की तैयारी कर रही हो। किसी ने कुछ देखा नहीं,
लेकिन सबने महसूस किया। आहान को किसी ने नहीं बुलाया, न हटने को कहा गया, न आगे आने को। यही स्थिति सबसे ज्यादा भारी थी। अपर रियल में अनदेखा किया जाना कभी कभी सुरक्षा होता है और कभी कभी सबसे बड़ा खतरा। सिस्टम पूरी तरह शांत था। कोई टास्क नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई रिवॉर्ड का संकेत नहीं। लेकिन उस खामोशी में भी आहान को यह एहसास हो रहा था कि कुछ इकट्ठा हो रहा है, जैसे बहुत गहराई में कोई चीज अपनी जगह बना रही हो, बिना जल्दबाजी के। सभा ऐसे ही खत्म हो गई, बिना किसी नतीजे के। यही यहाँ का नियम था, नतीजे तुरंत नहीं मिलते। लोग अपने अपने ठिकानों की ओर लौटने लगे, लेकिन अब रास्ते अलग अलग नहीं थे। कुछ कदम साथ साथ चले, कुछ रास्ते जानबूझकर बदले गए। अपर रियल में दोस्ती भी धीरे बनती है और दुश्मनी तो बिना बताए शुरू हो जाती है। आहान ने महसूस किया कि कुछ निगाहें अब भी उसके पीछे हैं, लेकिन यह निगरानी नहीं थी, यह इंतजार था, यह देखने का इंतजार कि वह कब कुछ दिखाएगा या कब टूटेगा। रात को पवेलियन फिर शांत था, लेकिन यह वही शांति नहीं थी जो पहले दिन थी। यह भारी थी, जमा हुई थी। आहान ध्यान में बैठा, लेकिन साधना के लिए नहीं, बल्कि खुद को स्थिर रखने के लिए। इस रियल्म में स्थिर रहना ही सबसे बड़ी साधना थी। उसी स्थिरता के बीच, बहुत गहराई में, किसी ने फिर से करवट बदली। बहुत हल्की, लगभग न के बराबर। आहान ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। वह जानता था, अपर रियल्म में जो चीज जल्दी पकड़ी जाती है, वह जल्दी छिन भी जाती है। यह अपर रियल्म था। यहां ताकत दिखाई नहीं जाती, यहां ताकत पहचानी जाती है। और जो पूरी तरह पहचानी न जा सके, वह या तो इतिहास बनता है या तबाही। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 3 पार्ट 2। अपर रियल्म का असली नियम। इंतजार। अपर रियल्म की रातें अंधेरी नहीं होती, वे बस और ज्यादा साफ दिखने लगती हैं। वॉइड स्काई पवेलियन के आसपास की क्यूआई अब स्थिर नहीं थी, वह जम चुकी थी, जैसे किसी अदृश्य झील की सतह, जिस पर हल्की सी हलचल भी दूर तक लहरें फैला दे। पार्ट 1 के बाद जो शांति आई थी, वह अब चुप्पी नहीं रही, वह एक सवाल बन चुकी थी, कौन सबसे पहले हिलेगा। आहान अपने निवास में बैठा था, आंखें बंद, सांसें गहरी, लेकिन ध्यान पूरी तरह अंदर नहीं था। अपर रियल्म में पूरा ध्यान अंदर ले जाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि बाहर जो चल रहा है, उसे नजरअंदाज करना अक्सर महंगा पड़ता है। यह साधना भी सुनने की कला है, हवा की, जमीन की, और उन निगाहों की जो दिखती नहीं। अगली सुबह बिना किसी संकेत के आई। पवेलियन के पत्थर स्तंभों के बीच खड़े कल्टीवेटर्स आज अलग थे। कल जो दूरी अनजाने में बनी थी, आज वह जानबूझकर रखी जा रही थी। कुछ समूह अपने आप बन गए थे, बिना किसी समझौते के। यह दोस्ती नहीं थी, यह सिर्फ यह स्वीकार करना था कि अकेले खड़े रहना अब सुरक्षित नहीं है। कुछ कल्टीवेटर्स ऐसे भी थे जो जानबूझकर अकेले खड़े रहे, जैसे वे यह दिखाना चाहते हों कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं। अपर रियल्म इन दोनों तरह के लोगों को बराबर ध्यान से देखता है। आज एल्डर्स ने बोलना शुरू किया, लेकिन निर्देश देने के लिए नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आने वाले समय में पवेलियन के आसपास रहना अनिवार्य नहीं होगा। यह सुनकर कुछ के चेहरे चमक उठे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि इसका मतलब है स्वतंत्रता। लेकिन कुछ की आंखों में हल्की सी चिंता उभर आई, क्योंकि वे जानते थे कि अपर रियल्म में स्वतंत्रता का मतलब होता है बिना सुरक्षा के देखा जाना। जो लोग पवेलियन के दायरे से बाहर जाएंगे, वे ज्यादा खुले होंगे, ज्यादा परखे जाएंगे। भीड़ बिखरने लगी। कुछ तुरंत निकल पड़े, जैसे वे यह साबित करना चाहते हों कि उन्हें किसी ढांचे की जरूरत नहीं। कुछ रुके रहे,
जैसे वे इंतजार करना चाहते हों कि पहले कौन गलती करता है। अहान ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वह पवेलियन से बहुत दूर नहीं गया, लेकिन उसके साए में भी नहीं रहा। यही वह जगह थी जहां से वह दोनों तरफ देख सकता था, और यही बात उसे बाकी सबसे अलग कर रही थी। दिन चढ़ते ही पहली हलचल हुई। पवेलियन से कुछ दूरी पर हवा अचानक भारी हो गई। कोई टकराव नहीं था, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जो पास थे उन्होंने तुरंत महसूस किया कि वहां कुछ हुआ है। जब लोग पहुंचे तो सिर्फ इतना दिखा कि दो कल्टिवेटर्स जमीन पर बैठे थे, सांसें तेज, चेहरा पीला। न खून था न चोट, बस इतना साफ था कि उन्होंने कुछ सहा था, और वह सहना उनके लिए अपेक्षा से ज्यादा भारी निकला। एल्डर्स ने हस्तक्षेप नहीं किया। अपर रियल्म में जब तक जान न जाए तब तक इसे सीख माना जाता है। इन घटनाओं के बीच अहान शांत रहा, लेकिन इस शांति में अब एक हल्की सी दरार थी। सिस्टम ने अब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर वह जमा हुआ एहसास थोड़ा और गहरा हो गया था। ऐसा नहीं था कि कोई शक्ति बाहर आ रही हो, बल्कि जैसे भीतर कुछ परतें धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर जम रही हों, बिना आवाज के। यह साधना नहीं थी, और यही बात इसे खतरनाक बना रही थी। शाम के समय पवेलियन के बाहर एक और हलचल हुई। इस बार कोई गिरा नहीं, कोई बैठा नहीं। बस कुछ कल्टिवेटर्स अचानक रुक गए, जैसे किसी ने उनके कदम जकड़ लिए हों। उनके आसपास खड़े लोग पीछे हट गए, बिना यह समझे कि क्यों। हवा में कोई गंध नहीं थी, कोई रंग नहीं था, फिर भी सबने महसूस किया कि वहां खड़े रहना ठीक नहीं है। एल्डर की नजर उस दिशा में गई, फिर हट गई। यह हस्तक्षेप न करना एक तरह की अनुमति थी। अहान उस दृश्य से दूर था, लेकिन उसने सब महसूस किया। अपर रियल्म में दूरी मायने नहीं रखती, यहां सिर्फ जुड़ाव मायने रखता है। उसे यह साफ होने लगा था कि यहां असली लड़ाई सामने नहीं होती। यहां पहले सहन शक्ति टूटती है, फिर निर्णय। जो जल्दी प्रतिक्रिया देता है वह जल्दी निशान बनता है, और जो बहुत देर तक कुछ नहीं दिखाता वह भी एक दिन सवाल बन जाता है। रात फिर आई। इस बार पवेलियन की क्यूआई थोड़ी हल्की थी, जैसे दिन भर जो जमा हुआ था वह अब बैठ चुका हो। अहान अपने स्थान पर लौटा, ध्यान में बैठा। सिस्टम ने अब भी कोई टास्क नहीं दिया, लेकिन उस खामोशी में एक नया एहसास जुड़ चुका था, समय। लोअर रियल्म में समय साधना का साधन था। अपर रियल्म में समय एक हथियार है। जो इसे समझ ले वह आगे बढ़ता है। जो नहीं समझ पाता वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, बिना यह जाने कि कब। अहान ने आंखें खोलीं। अपर रियल्म ने अभी हमला नहीं किया था, लेकिन उसने देखना शुरू कर दिया था। और यहां देखा जाना लड़े जाने से ज्यादा खतरनाक होता है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 3 पार्ट 3। जब अपर रियल्म ने सवाल पूछना छोड़ दिया। अपर रियल्म ने हमला नहीं किया था, लेकिन अब उसने इंतजार भी छोड़ दिया था। पार्ट 2 की उस भारी रात के बाद सुबह कुछ अलग थी। हवा वही थी, पवेलियन वही था, लोग भी वही थे। फिर भी हर किसी को यह साफ महसूस हो रहा था कि आज कुछ बदलने वाला है। यह बदलाव किसी घोषणा के साथ नहीं आया, बल्कि एक असहज बेचैनी की तरह फैल गया, जैसे जमीन के नीचे कुछ खिसक रहा हो और ऊपर खड़े लोग सिर्फ उसका असर महसूस कर पा रहे हों। कल्टिवेटर्स की सांसें अब पहले जैसी सहज नहीं थीं। कुछ लोग बिना वजह जल्दी उठ गए, कुछ देर तक बैठे रहे, जैसे वे खुद को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हों। अपर रियल्म में यही पहला संकेत होता है, जब शरीर मन से पहले प्रतिक्रिया देने लगे। वॉइड स्काई पवेलियन के आसपास आज भी कोई औपचारिक सभा नहीं बुलाई गई, लेकिन लोग अपने आप वहां खींचते चले आए।
यह खिंचाव क्यूआई का नहीं था, यह उस अनकहे नियम का था जो कहता है कि अगर कुछ होना है तो यही होगा। एल्डर्स पहले से मौजूद थे, लेकिन वे आज देखने वाले नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे जैसे उन्होंने पहले ही कुछ तय कर लिया हो। उनके बीच खड़े पत्थर स्तंभों से हल्का सा कंपन उठ रहा था, इतना सूक्ष्म कि केवल वही महसूस कर सकता था जिसका ध्यान बिखरा न हो। यह कोई फॉर्मेशन सक्रिय होना नहीं था, यह उससे पहले की अवस्था थी, जैसे जगह खुद सांस ले रही हो। भीड़ में पहली दरार बिना आवाज के पड़ी। एक कल्टीवेटर जो कल तक स्थिर दिख रहा था, अचानक ठिठक गया। उसका शरीर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। उसके आसपास खड़े लोगों ने अनजाने में दूरी बना ली, जैसे वे जानते हों कि अभी वहां खड़े रहना ठीक नहीं है। कोई हमला नहीं हुआ, कोई शब्द नहीं बोले गए, फिर भी उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। वह दबाव क्यूआई का नहीं था, क्योंकि क्यूआई को रोका जा सकता है। यह दबाव उससे गहरा था, ऐसा जो सीधे अंदर उतरता है और वहीं बैठ जाता है। कुछ दूरी पर एक और कल्टीवेटर ने अचानक आंखें खोलीं, जैसे वह किसी लंबी नींद से जागा हो। उसके भीतर कुछ उभरा, लेकिन वह बाहर नहीं आया। उसके चेहरे पर गर्व नहीं था, बल्कि एक पल के लिए डर था, वही डर जो तब आता है जब कोई चीज जाग जाती है और तुम जानते हो कि अभी उसे दिखाना सही नहीं है। अपर रियल्म इसी पल को देखता है। यहाँ ताकत का उभरना कम मायने रखता है और उसे रोक पाने की क्षमता ज्यादा। अहान इन सब के बीच खड़ा था, और इस बार यह कहना गलत होगा कि वह पूरी तरह अलग था। उसके भीतर भी कुछ बदल रहा था, लेकिन वह बदलाव बाहर नहीं आ रहा था। यह कोई उछाल नहीं था, यह किसी सीमा के टूटने जैसा भी नहीं था। यह बस ऐसा था जैसे भीतर बहुत गहराई में कोई दबाव अब बराबर होने लगा हो। सिस्टम अब भी शांत था, लेकिन उसकी यह खामोशी पहले जैसी नहीं थी। अब यह खामोशी खाली नहीं थी, यह भरी हुई थी, जैसे कोई आदेश बोलने से पहले आखिरी पल का इंतजार कर रहा हो। दिन बढ़ने के साथ पवेलियन के आसपास की जगह धीरे धीरे बदलने लगी। लोग महसूस करने लगे कि कुछ क्षेत्रों में खड़े रहना आसान है और कुछ में सांस लेना भी भारी लगने लगा है। कोई यह नहीं बता रहा था कि क्यों, लेकिन सभी समझ रहे थे कि यह यादृच्छिक नहीं है। जो लोग अपने भीतर जो था उसे ज्यादा कसकर दबाए हुए थे, उन्हें वहां खड़े रहने में ज्यादा कठिनाई हो रही थी। और जो लोग खुद को बहुत खुला छोड़ चुके थे, वे भी असहज थे। यह संतुलन का खेल था, और अपर रियल्म देख रहा था कि कौन इसे समझता है। शाम के समय एल्डर्स ने पहली बार कुछ कहा, लेकिन वह निर्देश नहीं था, वह चेतावनी भी नहीं थी। बस एक साधारण सा वाक्य, जो टिकेगा वही आगे जाएगा। कोई समय सीमा नहीं बताई गई, कोई शर्त नहीं रखी गई। यही बात सबसे ज्यादा भारी थी। कुछ कल्टीवेटर्स के चेहरे पर आत्मविश्वास था, कुछ के चेहरे पर अनिश्चितता, और कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरे बिल्कुल शांत थे, इतने शांत कि उन्हें देखकर ही बेचैनी होने लगे। अहान ने महसूस किया कि अब निगाहें छुपी नहीं रहीं। लोग सीधे नहीं देख रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। यह पहली बार था जब उसे लगा कि अगर वह अब भी कुछ नहीं दिखाता तो यह भी एक तरह का दिखाना होगा। अपर रियल्म में शून्य भी एक संकेत बन जाता है। उसी पल बहुत भीतर उस जमा हुए एहसास में हल्की सी गति हुई, इतनी हल्की कि अगर अहान पूरी तरह स्थिर न होता तो शायद वह उसे न पकड़ पाता। उसने उसे बढ़ने नहीं दिया और न ही दबाया, उसने बस उसे रहने दिया। रात फिर उतरी, लेकिन यह रात पिछली रातों जैसी नहीं थी। यह वह रात थी जब कई कल्टीवेटर्स ने ध्यान लगाने की कोशिश की और असफल रहे, जब कई ने आंखें बंद कीं और भीतर की हलचल से डर गए। पवेलियन की क्यूआई इस बार शांत नहीं थी, वह गहरी थी।
अहान बैठा रहा, सांसें गिनता हुआ नहीं बल्कि समय को महसूस करता हुआ। लोअर रियल्म में समय बहता था। यहाँ समय जमता है और जो उस जमाव को सह लेता है वही आगे बढ़ता है। अपर रियल्म ने आज किसी को नहीं कुचला, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि किसे धीरे धीरे तोड़ा जाएगा, और जो उस टूटन से पहले खुद को समझ ले वह यहां शिकार नहीं बनता। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 3 पार्ट 4। जब अपर रियल्म ने चुनना शुरू किया, अपर रियल्म ने आखिरकार अपनी चाल बदल दी। पार्ट 3 की उस भारी रात के बाद सुबह कुछ कल्टिवेटर्स दिखाई ही नहीं दिए। न कोई घोषणा हुई, न कोई नाम लिया गया, न ही किसी ने यह बताया कि वे कहाँ गए। बस उनकी जगह खाली थी, और यह खालीपन ही सबसे साफ जवाब था। वॉइड स्काई पवेलियन के चारों ओर खड़े लोग यह समझ चुके थे कि यहाँ से कोई अचानक गायब नहीं होता, यह जगह किसी को बिना वजह हटाती नहीं। जो नहीं दिख रहे थे वे टूटे नहीं थे, लेकिन वे टिक नहीं पाए थे। यही अपर रियल्म की पहली वास्तविक छंटनी थी, और यह बिना खून, बिना लड़ाई, बिना शोर के हुई थी। जो बचे थे वे अब अलग नजर आ रहे थे। किसी के चेहरे पर राहत नहीं थी, सिर्फ सतर्कता थी। यहां बचना जीत नहीं था, यह सिर्फ यह संकेत था कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पवेलियन के आसपास की हवा पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थी, लेकिन अब वह दबाव सब पर बराबर नहीं पड़ रहा था। कुछ कल्टिवेटर्स को खड़ा रहना आसान लग रहा था, कुछ को हर सांस के साथ अपने भीतर कुछ थामे रखना पड़ रहा था। यह क्यूआई का फर्क नहीं था, यह उस चीज का फर्क था जो भीतर होती है और जिसे कोई बाहर दिखाना नहीं चाहता। एल्डर्स आज भी ज्यादा नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पवेलियन अब केंद्र नहीं रहेगा। यह सुनते ही कई लोग असहज हो गए, क्योंकि पवेलियन ही वह जगह थी जहां अब तक सब कुछ नियंत्रित था। अपर रियल्म का असली खेल हमेशा तब शुरू होता है जब नियंत्रण हटाया जाता है। कल्टिवेटर्स को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया गया, कुछ को खुले क्षेत्रों में, कुछ को ऐसे स्थानों पर जहां क्यूआई स्थिर नहीं रहती, और कुछ को ऐसी जगहों पर जहां अकेले रहना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। यह बांटना किसी ताकत के आधार पर नहीं था, बल्कि उस असहज एहसास के आधार पर था जो पवेलियन ने पिछले दिनों में दर्ज किया था। अहान को जिस दिशा में भेजा गया वहां न कोई भीड़ थी, न कोई स्पष्ट खतरा। यही बात सबसे ज्यादा असहज थी। यह जगह शांत थी, इतनी शांत कि कदमों की आवाज भी देर तक गूंजती रहती थी। यहाँ हवा भारी नहीं थी, लेकिन खाली थी, जैसे कुछ लेने का इंतजार कर रही हो। कुछ कल्टिवेटर्स इस शांति में टूट गए, वे क्यूआई चलाने लगे, इधर-उधर घूमने लगे, जैसे खुद को साबित करना चाहते हों कि वे अभी भी मौजूद हैं। लेकिन जो ऐसा करते, वे धीरे धीरे इस जगह से बाहर कर दिए जाते, बिना किसी के बताए। दिन बीतते गए, लेकिन समय का एहसास और भी धुंधला होता चला गया। यहाँ न सूरज का सही अंदाजा था, न रात का। बस अवस्थाएं थीं, दबाव की, शांति की, और फिर उस शांति के नीचे छुपे तनाव की। अहान ने महसूस किया कि उसके भीतर जो जमा हो रहा था वह अब स्थिर होने लगा है। यह बढ़त नहीं थी, यह ठहराव था। और अपर रियल्म में ठहराव अक्सर तूफान से पहले की अवस्था होता है। कुछ कल्टिवेटर्स ने इस दौरान अपनी सीमाएं छू लीं। कोई अचानक गिर पड़ा, बिना बेहोश हुए, लेकिन उठने में असमर्थ। कोई अपने ही दबाव से पीछे हट गया, यह समझते हुए कि आगे बढ़ना अभी सही नहीं है। यह हार नहीं थी, यह बचाव था। अपर रियल्म ऐसे निर्णयों को भी नोट करता है। यहाँ सिर्फ वही नहीं देखा जाता जो आगे बढ़ते हैं, बल्कि यह भी देखा जाता है कि कौन सही समय पर रुकना जानता है। इन सबके बीच अहान पर अब सीधे निगाहें नहीं थीं,
लेकिन उसकी उपस्थिति को अनदेखा भी नहीं किया जा रहा था। वह किसी समूह में शामिल नहीं हुआ, नहीं पूरी तरह अकेला पड़ा। यह संतुलन उसे सुरक्षित भी रख रहा था और संदिग्ध भी। कुछ कल्टीवेटर्स उसके पास से गुजरते हुए रुकते, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। यह डर नहीं था, यह पहचान थी, अधूरी लेकिन बेचैन करने वाली। सिस्टम अब भी खामोश था, लेकिन यह खामोशी अब तटस्थ नहीं थी। इसमें एक तरह की सहमति थी, जैसे यह सब पहले से तय हो और अब बस समय का इंतजार हो। अहान ने कोई कदम तेज नहीं किया, कोई सीमा नहीं तोड़ी। उसने अपर रियल्म की सबसे बड़ी परीक्षा को समझ लिया था। यहाँ सबसे पहले जो टूटता है वह शरीर नहीं होता, वह संयम होता है। जब अगली रात आई तो कई कल्टीवेटर्स समझ चुके थे कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे। यह बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर साफ महसूस होता है। पवेलियन दूर था, लेकिन उसका प्रभाव अब हर जगह था। अपर रियल्म ने अब साफ कर दिया था कि यह सिर्फ देख नहीं रहा, यह छांट रहा है। और यह छंटनी अभी खत्म नहीं हुई थी। अपर रियल्म किसी को मारने में जल्दबाजी नहीं करता। यह पहले तय करता है कि किसे आगे बढ़ने देना है और किसे यहीं छोड़ देना है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 3 पार्ट 5। जब चुप्पी ने नाम लेना शुरू किया। अपर रियल्म की वह छंटनी जो बिना आवाज के हुई थी, अब पूरी तरह महसूस होने लगी थी। पार्ट 4 के बाद से पवेलियन दूर हो चुका था, लेकिन उसका असर हर सांस में मौजूद था। जो कल्टीवेटर्स अब भी टिके हुए थे, वे समझ चुके थे कि यहाँ बचना किसी उपलब्धि का नाम नहीं है, यह सिर्फ यह संकेत है कि अभी और सहना बाकी है। भीड़ अब पहले जैसी नहीं रही। नजरें अब इधर-उधर नहीं भटकती थीं, वे ठहरती थीं और ठहरकर जांचती थीं। हर कोई यह जानना चाहता था कि कौन अगला हटेगा, और उससे भी ज्यादा यह कि कौन बिना हटे आगे बढ़ेगा। अहान की मौजूदगी अब अनदेखी नहीं की जा सकती थी। वह न किसी समूह का हिस्सा था, न पूरी तरह अलग-थलग। यही स्थिति अपर रियल्म को असहज करती है, क्योंकि जो न झुके न टकराए, उसे परखना सबसे मुश्किल होता है। कुछ कल्टीवेटर्स उसके पास से जानबूझकर गुजरते, जैसे यह देखना चाहते हों कि उसके आसपास खड़े होने से भीतर कुछ बदलता है या नहीं। कुछ देर रुकते, फिर बिना कुछ कहे चले जाते। कोई दुश्मनी नहीं दिखी, कोई मित्रता भी नहीं, बस एक अघोषित मान्यता कि यह व्यक्ति अब देखे जाने लायक है। दिन के बीच में दबाव बदला। यह कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि जैसे पूरे क्षेत्र में एक हल्का सा खिंचाव पैदा हो गया हो। कुछ कल्टीवेटर्स को लगा कि जमीन उनके कदमों को देर से स्वीकार कर रही है, कुछ को लगा कि हवा ज्यादा भारी है। यह बदलाव सब पर बराबर नहीं पड़ा। जिनके भीतर कुछ था, लेकिन वे उसे ज्यादा कसकर दबाए हुए थे, उनके लिए यह दबाव सबसे ज्यादा असहज था। जिनके भीतर कम था, लेकिन वे खुले थे, वे भी टिक नहीं पा रहे थे। अपर रियल्म इस बार सिर्फ ताकत नहीं देख रहा था, वह संतुलन देख रहा था। अहान ने यह सब महसूस किया, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके भीतर जो जमा हो रहा था, वह अब एक स्पष्ट आकृति लेने लगा था, लेकिन वह आकृति बाहर नहीं आ रही थी। यह ऐसा था जैसे कोई चीज बहुत गहराई में अपने लिए जगह बना रही हो, बिना किसी जल्दबाजी के। सिस्टम अब भी चुप था, लेकिन इस चुप्पी में अब एक स्थिरता थी, जैसे यह तय कर लिया गया हो कि अभी हस्तक्षेप नहीं करना है। अपर रियल्म और सिस्टम दोनों इस पल में एक ही काम कर रहे थे, इंतजार। शाम होते होते पहली बार कुछ बदल गया। एक कल्टीवेटर जो अब तक शांत था, अचानक आगे बढ़ा और बिना किसी को देखे एक खाली जगह पर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसके आसपास की हवा बदल गई। कोई विस्फोट नहीं हुआ,
कोई चमक नहीं दिखी, लेकिन वह व्यक्ति जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। वह रुका, फिर पीछे हटा। यह पीछे हटना हार नहीं था, यह चेतावनी थी, और यह चेतावनी सबके लिए थी। एल्डर्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरें अब पहले से ज्यादा केंद्रित थीं। अहान ने पहली बार महसूस किया कि अगर वह अब भी पूरी तरह शांत रहा तो यह शांति ही उसे आगे ले जाएगी या सीधे निशाना बना देगी। अपर रियल्म में यह अंतर बहुत पतला होता है। कुछ कल्टिवेटर्स अब खुले तौर पर उससे दूरी बनाने लगे थे, कुछ अनजाने में उसके आसपास रहने लगे थे। यह किसी योजना का हिस्सा नहीं था, यह सिर्फ उस इंस्टिंक्ट का असर था जो खतरे और सुरक्षा को बिना नाम दिए पहचान लेता है। रात फिर आई, लेकिन इस बार वह रात शांत नहीं थी। पवेलियन भले ही दूर था, लेकिन उसकी छाया हर जगह महसूस हो रही थी। अहान बैठा रहा, आंखें बंद, सांसें गहरी। उसके भीतर वह जमा हुआ एहसास अब स्थिर हो चुका था। यह उभरने को तैयार था, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। यह संयम अब उसकी सबसे बड़ी ढाल बन चुका था। अपर रियल्म शायद यही देखना चाहता था, कौन खुद को रोक सकता है जब उसके पास रुकने की कोई वजह नहीं होती। अगली सुबह आने से पहले ही यह साफ हो चुका था कि खेल बदल चुका है। अब छंटनी नहीं होगी, अब दबाव व्यक्तिगत होगा, और जो इसे सह लेगा वही आगे जाएगा। अपर रियल्म ने अब चुप्पी से बात करना शुरू कर दिया था, और इस बार उस चुप्पी ने अहान का नाम याद रख लिया था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 3 पार्ट 6। जहां समय भी सोचने लगता है। अपर रियल्म में जो घट चुका था वह अब किसी घटना की तरह नहीं, बल्कि एक स्थायी एहसास की तरह फैल चुका था। कुछ दिन पहले तक जो बेचैनी हवा में तैर रही थी वह अब लोगों के भीतर उतर चुकी थी, और यही सबसे खतरनाक बदलाव था। कोई खुली लड़ाई नहीं हुई थी, कोई सीधा टकराव नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी कई कल्टिवेटर्स को लगने लगा था कि वे पहले जैसे नहीं रहे। उनकी साधना वही थी, उनके संसाधन वही थे, फिर भी कुछ न कुछ खिसक गया था, जैसे किसी ने उनकी गति नहीं बल्कि उनकी दिशा बदल दी हो। अहान इस बदलाव को दूसरों से पहले नहीं बल्कि दूसरों से अलग तरीके से महसूस कर रहा था। उसके लिए यह कोई दबाव नहीं था, बल्कि एक संकेत था। उसे साफ दिख रहा था कि अपर रियल्म अब शक्ति को नहीं, स्थिरता को तौल रहा है। जो ज्यादा दिखाना चाहता है वह जल्दी थक रहा है। जो छुपना चाहता है वह खुद से भाग रहा है, और जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है वही असल में आगे बढ़ रहा है। अहान ने न खुद को आगे धकेला न पीछे खींचा। वह बस अपनी लय में चलता रहा, और यही बात धीरे धीरे असामान्य बनती जा रही थी। चारों ओर लोग बदल रहे थे। किसी की आंखों में आत्मविश्वास की जगह बेचैनी आ गई थी, किसी की चाल में जल्दबाजी घुस आई थी। कुछ ऐसे भी थे जिनके पास या तो ब्लड लाइन था या कोई विशेष बॉडी, लेकिन वे दोनों को संभाल नहीं पा रहे थे। अपर रियल्म में यह आम बात थी, यहाँ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों मिलते हैं, और उनसे भी कम ऐसे जो जानते हों कि उन्हें कब छुपाना है। अहान इस रहस्य को शब्दों में नहीं जानता था, लेकिन अनुभव में जी रहा था। उसने कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ दिखाया गया हर रहस्य कल किसी की वजह बन सकता है। सिस्टम अब भी शांत था। यह शांति अब अजीब नहीं लग रही थी, बल्कि अपेक्षित लगने लगी थी। जैसे कोई शिक्षक जानबूझकर चुप हो ताकि छात्र अपनी गलती खुद करे या सही रास्ता खुद ढूंढे। अहान ने इस चुप्पी को खालीपन नहीं बनने दिया। उसने अपनी साधना को और सूक्ष्म किया, हर सर्कुलेशन को, हर सांस के अंतर को, हर क्षण के ठहराव को। बाहर से देखने पर कुछ नहीं बदल रहा था,
लेकिन अंदर एक ऐसा संतुलन बन रहा था जिसे अपर रियल्म अनदेखा नहीं कर सकता था। रातें यहाँ अलग होती हैं। अंधेरा गहरा नहीं होता, बल्कि चौड़ा होता है। और उसी अंधेरे में कई निगाहें बिना दिखे घूमती हैं। अहान ने महसूस किया कि कुछ दृष्टियां अब उस पर ठहरने लगी हैं, पूरी तरह नहीं, बस इतने भर कि यह तय किया जा सके कि वह सामान्य है या नहीं। उसने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, न अपनी गति बदली, न अपनी ऊर्जा, क्योंकि वह जानता था कि असली परीक्षा तब होती है जब कोई तुम्हें परख रहा हो और तुम उसे कोई उत्तर न दो। धीरे धीरे अपर रियल्म में एक अनकहा विभाजन बनने लगा। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से समूहों में सिमटने लगे, कुछ अकेले पड़ने लगे, और कुछ ऐसे थे जिनके चारों ओर खाली जगह बनती जा रही थी, जैसे दुनिया खुद उनसे दूरी बना रही हो। अहान इसी खाली जगह के बीच खड़ा था। यह दूरी उसे कमजोर नहीं बना रही थी, बल्कि उसे स्पष्ट बना रही थी। वह किसी धारा में बह नहीं रहा था, और यही बात सबसे ज्यादा असुविधाजनक थी उन लोगों के लिए जो व्यवस्था को समझते थे। समय बीतता गया, और उसी के साथ यह साफ होता गया कि अगला चरण अचानक नहीं आएगा। वह धीरे धीरे चयन की तरह आएगा। कोई घोषणा नहीं होगी, कोई ढोल नहीं बजेगा। बस कुछ लोग पाएंगे कि उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं, और कुछ को एहसास होगा कि वे बिना जाने पीछे छूट चुके हैं। अहान ने इस भविष्य को पहले ही देख लिया था, इसलिए वह न किसी से जुड़ा, न किसी से कटा। वह बस मौजूद रहा, इतना ठोस कि उसे हटाया न जा सके, और इतना शांत कि उसे जल्दी समझा न जा सके। इस हिस्से के अंत तक अपर रियल्म ने एक बात तय कर ली थी, भले ही उसने अभी नाम न लिया हो। यह लड़का सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा था, वह स्थान बदल रहा था। और जब कोई कल्टीवेटर स्थान बदलने लगता है तो देरसबेर पूरी व्यवस्था को खुद को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। अगला कदम अब साधना का नहीं होगा, अगला कदम होगा पहचान का। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 3 पार्ट 7। जब रास्ते खुद अलग होने लगते हैं। अपर रियल्म में जो शांति दिखाई दे रही थी वह अब केवल सतह तक सीमित रह गई थी। भीतर कुछ लगातार खिसक रहा था, जैसे कोई अदृश्य व्यवस्था चुपचाप अपनी जगह बदल रही हो। पिछले समय में जो असहजता लोगों के भीतर जन्मी थी वह अब एक स्थायी बोझ बन चुकी थी। कल्टीवेटर्स को लगने लगा था कि वे आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी अनजाने ढांचे के भीतर फंसते जा रहे हैं। कुछ के लिए यह ढांचा सुरक्षा बन रहा था, कुछ के लिए पिंजरा, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें एहसास होने लगा था कि वे उस ढांचे में फिट ही नहीं होते। अहान इसी एहसास के बीच आगे बढ़ रहा था, लेकिन आगे शब्द अब दूरी का नहीं, स्थिति का संकेत बन चुका था। वह वही कर रहा था जो पहले करता आया था, न ज्यादा न कम, लेकिन अब उसके आसपास की दुनिया उसी तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। कुछ कल्टीवेटर्स उससे अनजाने में दूरी बना रहे थे, कुछ उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी निगाहें उस पर ठहरकर तुरंत हट जाती थीं, जैसे ज्यादा देर देखने से कोई सवाल पैदा हो जाएगा जिसका जवाब वे नहीं चाहते। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे बना था, और यही बात इसे खतरनाक बनाती थी। समय के साथ यह साफ होने लगा कि अपर रियल्म अब सबको एक ही पैमाने पर नहीं परख रहा। किसी के लिए साधना कठिन हो रही थी, किसी के लिए संसाधन कम पड़ने लगे थे, और किसी को अचानक ऐसे अवसर मिलने लगे थे जिनके लिए वह तैयार नहीं था। यह असमानता कोई गलती नहीं थी, यह चयन की प्रक्रिया थी। यहाँ किसी से कहा नहीं जा रहा था कि वह क्या बने, बस यह देखा जा रहा था कि वह परिस्थिति में खुद को कैसे ढालता है। अहान ने इस चयन को चुनौती नहीं दी, न ही उसका लाभ उठाने की जल्दी की। उसने बस अपने कदम स्थिर रखे,
और यही स्थिरता अब असामान्य लगने लगी थी। कुछ स्थानों पर सूक्ष्म हलचल शुरू हो चुकी थी। साधना क्षेत्रों में लोग बदलने लगे थे, समूह बन और टूट रहे थे, और कुछ पुराने नाम धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। यह सब बिना घोषणा के हो रहा था, बिना किसी स्पष्ट नियम के। आहान ने इन बदलावों को देखा, समझा, लेकिन खुद को उनसे बांधा नहीं। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वह अभी किसी धारा का हिस्सा बनता है तो आगे चलकर उसी धारा से निकलना पड़ेगा, और वह समय अभी नहीं आया था। सिस्टम की चुप्पी अब और गहरी लगने लगी थी, लेकिन यह चुप्पी खाली नहीं थी। यह एक तरह की निगरानी थी, बिना हस्तक्षेप के। आहान ने इसे स्वीकार कर लिया था। उसने अपनी साधना को दिखावे से पूरी तरह अलग कर दिया। बाहर से देखने पर वह बस एक और कल्टीवेटर लगता था, लेकिन भीतर उसका संतुलन इतना स्थिर हो चुका था कि आसपास की उथल-पुथल उसे छू तक नहीं पा रही थी। यही कारण था कि जब कुछ कल्टीवेटर्स ने अचानक प्रगति की रुकावट की शिकायत की, आहान को केवल इतना महसूस हुआ कि रास्ता थोड़ा और स्पष्ट हो गया है। अपर रियम की रातें अब और लंबी लगने लगी थीं। हर रात जैसे अगले दिन के लिए एक प्रश्न छोड़ जाती थी। आहान इन प्रश्नों का उत्तर देने की जल्दी में नहीं था। वह जानता था कि यहाँ जल्दी दिया गया उत्तर अक्सर सबसे गलत होता है। कुछ निगाहें अब छुपकर नहीं, बल्कि जानबूझकर उससे टकराने लगी थीं, पूछती हुई नहीं, परखती हुई। आहान ने इन निगाहों के सामने भी वही किया जो वह सबसे अच्छा जानता था, खुद को सामान्य बनाए रखा। क्योंकि वह समझ चुका था कि इस जगह पर सबसे खतरनाक चीज असामान्य दिखना नहीं, बल्कि असामान्य होते हुए भी साधारण लगना है। धीरे धीरे एक अनकहा विभाजन पूरी तरह स्पष्ट होने लगा। कुछ कल्टीवेटर्स ऐसे रास्तों पर बढ़ रहे थे जहां आगे भीड़ थी, पहचान थी और तत्काल लाभ था। कुछ रास्ते ऐसे थे जहां अकेलापन था, जोखिम था और कोई गारंटी नहीं थी। ज्यादातर लोग पहले रास्ते को चुन रहे थे। आहान दूसरे के किनारे खड़ा था, अभी कदम रखे बिना। अपर रियम इसे देख रहा था। शायद यही वह क्षण था जब पहली बार किसी ने उसे प्रतिभागी की तरह नहीं, बल्कि संभावना की तरह देखना शुरू किया। इस हिस्से के अंत तक यह तय हो चुका था कि अब चीजें अपने आप नहीं चलेंगी। अगला चरण किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होगा। कुछ नाम उभरेंगे, कुछ मिटेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें अभी नाम नहीं मिलेगा, लेकिन जिनकी मौजूदगी व्यवस्था के लिए सवाल बन जाएगी। आहान उन सवालों में से एक बन चुका था, बिना बोले, बिना दिखाए। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब कोई सवाल बन जाता है तो देरसबेर दुनिया को उसका जवाब ढूंढना ही पड़ता है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 3 पार्ट 8। जब शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी दुनिया उसे महसूस करने लगती है। पिछली घटनाओं की परछाई अभी नश्वर लोक से हटी नहीं थी, जैसे हवा ने सब कुछ देख लिया हो लेकिन किसी को साफ साफ बताने से मना कर दिया हो। ब्लैक आयरन सिटी के बाहर फैला वह पत्थर का मैदान अब सिर्फ जमीन नहीं रहा था, वह एक गवाह बन चुका था, गवाह उस बदलाव का जो बिना आवाज के घट चुका था। और उसी बदली हुई हवा के बीच आहान सिंह रायजादा खड़ा था, शांत, स्थिर, बिना किसी जल्दबाजी के। उसकी आंखों में न तो जीत का नशा था और न ही डर की परछाई, बस एक ठहरा हुआ आत्मविश्वास, जैसे उसने समय की रफ्तार को अपनी सांसों के साथ बांध लिया हो। उसकी नसों में बहता खून किसी पुराने युग की स्मृति को छू रहा था, वह स्मृति जो देवताओं से भी पहले की थी, लेकिन वह स्मृति अभी जागी नहीं थी, सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। और तभी सिस्टम की चेतना फिर से उभरी, इस बार किसी आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक ठंडी, साफ और तटस्थ सूचना की तरह। कंडीशन कंप्लीट, तुमने बिना इंटरफियर किए ऑब्जर्वेशन किया। रिवॉर्ड अभी होल्ड पार रखा जा रहा है। आहान ने न कोई प्रतिक्रिया दी, न कोई भाव बदला,
क्योंकि वह जानता था कि सही समय पर रुका जाना भी साधना का ही एक रूप है। उसके शरीर के भीतर छिपी हुई वे अनगिनत दाव बॉडी लेयर्स, जिनका अस्तित्व इस दुनिया के लिए लगभग मिथक था, बहुत हल्की सी हरकत में आईं, इतनी सूक्ष्म कि खुद आहान के अलावा कोई उसे महसूस नहीं कर सकता था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस युग में ज्यादातर लोग या तो किसी ब्लड लाइन के साथ पैदा होते हैं या फिर किसी खास बॉडी के साथ, दोनों का एक साथ मिलना दुर्लभ है, और दोनों का एक साथ विकसित होना तो 1000 में से मुश्किल से 10 लोगों के भाग्य में लिखा होता है। इसी कारण उसने अपनी शक्ति को बाहर नहीं आने दिया। उसे अपनी चाल में, अपनी सांसों में और अपनी निगाहों की गहराई में बांध दिया, क्योंकि वह समझता था कि जो सबसे अलग होता है वही सबसे पहले कुचला जाता है। मैदान के किनारे खड़े साधकों को बस इतना महसूस हुआ कि उनका दिल भारी हो गया है। किसी की साधना अचानक धीमी पड़ गई, किसी का ध्यान भटकने लगा, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि यह सब एक ही व्यक्ति की मौजूदगी से हो रहा है। बिना किसी कारण के आहान के कदम आगे बढ़े, जैसे जमीन के नीचे दबा कोई पुराना रास्ता उसे बुला रहा हो। टूटे हुए पत्थरों के बीच एक प्राचीन वेदी दिखाई दी, जिस पर समय की मोटी परत जमी थी और दरारों से एक बेहद पुरानी आभा रिस रही थी। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यहाँ कभी किसी गॉड लेवल ब्लड लाइन ने शपथ ली थी, और उस शपथ का असर आज भी इस जगह को बांधे हुए था। आहान ने वेदी को छुआ नहीं, उसने बस वहां खड़े होकर सुना। पत्थरों की खामोशी, हवा की धीमी सरसराहट और अपने भीतर बहते जीवन की स्थिर लय, और उसी क्षण सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, सरल और साफ शब्दों में, लोकेशन आइडेंटिफाइड। ये जगह हाई लेवल हेरिटेज से कनेक्टेड है। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है। कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आहान के होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उसे पता था कि जो सिस्टम अभी इनाम नहीं दे रहा, वही आगे चलकर रास्ता खोलने वाला है। उसकी चेतना के भीतर एक धुंधला सा नक्शा उभरा। नश्वर लोक के कुछ क्षेत्र हल्के हल्के चमक उठे, कुछ जगहें पूरी तरह अंधेरी रहीं, और हर चमक के साथ एक मौन चेतावनी जुड़ी थी। कहीं सिर्फ ब्लड लाइन है, कहीं सिर्फ बॉडी, और कहीं कहीं दोनों का अस्थिर मेल, और उसी के साथ सिस्टम की सीधी सूचना, वार्निंग, अगर तुमने अभी अपनी असली पावर रिवील की तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ट्रिगर हो सकता है। आहान ने उस जानकारी को योजना की तरह नहीं, बल्कि स्मृति की तरह स्वीकार किया, क्योंकि वह जानता था कि समय से पहले उठाया गया हर कदम दुश्मनों को न्योता देता है। शहर की ओर से आती फुसफुसाहटें अब साफ महसूस होने लगी थीं। लोग नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन डर हवा में घुल चुका था, और यही डर किसी भी शक्ति की सबसे सच्ची पहचान होता है। रात गहराने लगी, और उसी अंधेरे में आकाश की ऊंचाई कुछ पलों के लिए अजीब ढंग से मुड़ी, जैसे ऊपरी लोक से किसी ने नीचे झांकने की कोशिश की हो। कोई उतरा नहीं, कोई सामने नहीं आया, लेकिन जो समझते थे वे जान गए कि नजरें अब नश्वर लोक पर टिक चुकी हैं। आहान ने सिर नहीं उठाया, उसने अपनी चाल नहीं बदली, क्योंकि वह जानता था कि ऊपर बैठकर देखने वाले अक्सर नीचे चल रहे खेल के असली नियम नहीं समझते। उसके भीतर टाइम, लाइफ और दाव का सूक्ष्म संतुलन एक क्षण के लिए स्थिर हुआ। कोई विस्फोट नहीं, कोई चमक नहीं, बस एक ऐसा संतुलन जैसे तीर पूरी तरह खींच चुका हो लेकिन छोड़ा न गया हो। अंत में सिस्टम की आवाज एक आखिरी सूचना बनकर आई, नेक्स्ट स्टेज के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। ये डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर पाथ डिसाइड करेगा। आहान ने गहरी सांस ली। पहली बार उस रात उसने खुले तौर पर आकाश की ओर देखा, चुनौती देने के लिए नहीं बल्कि मापने के लिए, और फिर बिना किसी शोर के आगे बढ़ गया। शहर की रोशनी उसके पीछे छूट गई, सामने सिर्फ लंबा और खामोश रास्ता था। ऐसा रास्ता जहां हर कदम के साथ कोई न कोई विरासत उसकी परीक्षा लेने को तैयार थी। और आहान जानता था, अब यह कहानी रुकने वाली नहीं थी, यह बस और गहरी और खतरनाक होने वाली थी। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 3 पार्ट 9। जब छुपी हुई विरासतें टकराने से पहले एक दूसरे को महसूस करती हैं।
रात की गहराई अभी पूरी तरह बैठी भी नहीं थी कि नश्वर लोक की हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी, जैसे किसी ने बहुत नीचे दबे पानी को हल्का सा हिला दिया हो। अहान सिंह रायजादा उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जो रास्ता कहलाने से ज्यादा एक परीक्षा था। पत्थरों और टूटी जमीन के बीच चलते हुए उसके कदम न तेज थे न रुकते हुए, बस स्थिर, जैसे हर कदम पहले ही उसके भीतर तय हो चुका हो, उसके भीतर बना हुआ टाइम, लाइफ और दाव का संतुलन अब भी कायम था। और उसी संतुलन के कारण वह बाहर से उतना ही साधारण दिख रहा था जितना कोई और साधक, लेकिन भीतर जो हलचल थी वह अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और शांत दोनों हो चुकी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, आसपास की हवा ने बहुत हल्की प्रतिक्रिया दी, इतनी हल्की कि आम साधकों के लिए वह बस मौसम का बदलना लगता। लेकिन जिनके पास कोई ब्लड लाइन या कोई खास बॉडी थी, उनके दिल अचानक थोड़ा भारी हो गए। किसी को लगा जैसे उसकी नसों में ठंड उतर आई हो, किसी को लगा जैसे किसी ने बिना छुए ही उसके कंधों पर दबाव डाल दिया हो। और उसी पल सिस्टम की आवाज उभरी, साफ, शांत और समझने लायक शब्दों में, एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स मिल रहा है। आसपास कई ब्लड लाइन सिग्नल्स मौजूद है। तुम्हारी प्रेजेंस उन्हें रिएक्ट करने पर मजबूर कर रही है। अहान ने चारों ओर नहीं देखा, उसने बस अपनी चाल थोड़ी और स्थिर कर ली, क्योंकि वह जानता था कि यह वह चरण है जहां छुपी हुई चीजें एक दूसरे को पहचानने लगती हैं, बिना सामने आए। आगे बढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि यह इलाका साधारण साधना के लिए नहीं है। यहाँ या तो तुम्हारे भीतर कुछ असली होता है, या फिर तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा रह जाते हो। टूटे पहाड़ों और धंसी हुई जमीन के बीच कुछ प्राचीन निशान दिखाई देने लगे। कोई वेदी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस ऐसे निशान जैसे कभी यहाँ से होकर बहुत पुरानी विरासतें गुजरी हों। अहान ने उन्हें देखा नहीं, उसने उन्हें महसूस किया। और उसी पल सिस्टम ने जानकारी दी, ये एरिया डोरमेंट हेरिटेज जोन है। यहाँ ब्लड लाइन या स्पेशल बॉडी वेल लॉग एक दूसरे को नेचुरली सेंस करते हैं। अहान समझ गया कि यह जगह लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि पहचान के लिए बनी है। धीरे धीरे उसे यह भी महसूस होने लगा कि कहीं कहीं से नजरें उस पर टिक रही हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। नश्वर लोक का नियम साफ था, पहले देखो, फिर तौलो, और फिर तय करो कि टकराना है या नहीं। अहान ने किसी की नज़र का पीछा नहीं किया, उसने अपनी मौजूदगी को और भी साधारण बना लिया। लेकिन उसके भीतर छिपी दांव बॉडी की गहराई ने आसपास मौजूद हर ब्लड लाइन को यह साफ संकेत दे दिया था कि यह कोई सामान्य साधक नहीं है। सिस्टम की अगली सूचना उसी एहसास को शब्दों में ढालती हुई आई, अभी तुम्हारा असली लेवल छुपा हुआ है। इस स्टेज पार पावर दिखाना सही नहीं होगा। अहान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि सबसे बड़ा फायदा वही होता है जो बिना दिखे मिल जाए। कुछ आगे जाकर जमीन की बनावट बदल गई, मिट्टी की जगह काले पत्थर, और हवा में एक हल्की सी भारीपन की अनुभूति। यह वह सीमा थी जहां साधारण ब्लड लाइन वाले रुक जाते थे और आगे सिर्फ वही बढ़ते थे जिनके भीतर कुछ अलग था। अहान ने एक पल के लिए अपनी सांसों की गिनती रोकी, और उसी क्षण उसके भीतर छिपी 10,000 दांव बॉडी की गहराई में एक बहुत हल्की तरंग उठी। कोई जागरण नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बस एक आंतरिक तालमेल। सिस्टम की आवाज फिर से आई, पहले से भी धीमी और सीधी, तुम्हारी बॉडी और दांव का अलाइनमेंट स्टेबल है। बाहर से कोई डिटेक्शन नहीं हुआ। अहान ने बिना रुके कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि यही वह स्थिति थी जहां आगे बढ़ना ही सबसे सुरक्षित था। दूर आकाश में बादल हल्के से इकट्ठा होने लगे, लेकिन यह मौसम का बदलाव नहीं था। यह संकेत था कि ऊपरी लोक की नजरें अब सिर्फ देख नहीं रहीं, बल्कि हिसाब भी लगाने लगी थीं। अहान ने आकाश की ओर देखा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि ऊपर बैठने वाले तभी दखल देते हैं जब नीचे का संतुलन टूटने लगता है, और फिलहाल उसने संतुलन को पूरी तरह अपने कब्जे में रखा था। अंत में सिस्टम की आवाज एक साफ और निर्णायक सूचना बनकर आई, अभी तुम जिस रास्ते पर हो वही रास्ता कंटिन्यू रहेगा। अगला सामना होना तय है। अपने आप को रेडी रखो।
अहान ने न तो रुकने का इरादा किया न दिशा बदलने का। उसने बस अपनी चाल को और ठहराव दिया, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगला चरण टालने का नहीं है। कहीं न कहीं कोई न कोई विरासत अब उसके सामने आएगी, दुश्मन बनकर, साथी बनकर, या फिर एक चेतावनी बनकर। और जब वह क्षण आएगा तब छुपा रहना काफी नहीं होगा। नश्वर लोक की रात उसके चारों ओर और गहरी होती चली गई, और उसी गहराई के साथ यह कहानी भी और नीचे उतरने लगी, बिना शोर, बिना घोषणा, लेकिन ऐसी गति के साथ जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 3 पार्ट 10। जब पहली टक्कर टलती नहीं, सिर्फ टलने का भ्रम देती है। रात अब पूरी तरह नश्वर लोक पर बैठ चुकी थी, लेकिन यह वह अंधेरा नहीं था जो आंखों से दिखता है। यह वह अंधेरा था जो इरादों में उतरता है। अहान सिंह रायजादा उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था जहां जमीन सख्त होती जा रही थी और हवा में एक अनजाना दबाव लगातार बढ़ रहा था, जैसे यह इलाका साधारण लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बनाया गया हो जिनके भीतर कुछ छुपा हुआ है। उसके कदम अब भी शांत थे, लेकिन हर कदम के साथ आसपास की जगह थोड़ा सा सिकुड़ती हुई महसूस हो रही थी। और यह कोई भ्रम नहीं था, यह अलग अलग ब्लड लाइन और बॉडीज के बीच पैदा हो रहा प्राकृतिक तनाव था, जिसे अहान बिना किसी घबराहट के महसूस कर रहा था, जैसे शिकारी जंगल में दूसरे शिकारी की मौजूदगी को पहचान लेता है। जैसे ही वह उस क्षेत्र के केंद्र के पास पहुंचा, हवा अचानक भारी हो गई, और इसी भारीपन के साथ सिस्टम की आवाज फिर उभरी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साधारण शब्दों में, तुम अब एक सेंसिटिव जोन में एंटर कर चुके हो। यहाँ ब्लड लाइन और बॉडी वे लॉग एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। अहान ने सांस की रफ्तार नहीं बदली, लेकिन उसके भीतर का ध्यान और गहरा हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि अब यह खेल सिर्फ छुपे रहने का नहीं रहा। आगे बढ़ते ही उसे पहली बार साफ एहसास हुआ कि कोई और भी है, सामने नहीं, आसपास नहीं, बल्कि उसी स्तर पर कोई ऐसा जिसकी मौजूदगी उसे हल्की सी खिंचाव की तरह महसूस हो रही थी, जैसे दो चुंबक एक दूसरे को बिना छुए खींचते हैं। चारों ओर बिखरे काले पत्थरों के बीच हल्की सी हलचल हुई, कोई कदमों की आवाज नहीं, कोई छाया नहीं, बस हवा की दिशा में बदलाव। अहान वहीं रुका नहीं, उसने बस अपनी चाल को और संतुलित कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि इस तरह की जगहों पर रुकना कमजोरी मानी जाती है। उसी पल सिस्टम ने फिर सूचना दी, एक अननोन प्रेजेंस तुम्हारी रेंज में आ चुकी है। उसकी पावर फुली क्लियर नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी तरह अपनी स्ट्रेंथ हाइड कर रही है। यह सुनकर अहान के भीतर कोई उत्सुकता नहीं जगी, सिर्फ एक ठंडी समझ। यह वही कांटेक्ट था जिसकी चेतावनी पहले दी जा चुकी थी। धीरे धीरे वह खिंचाव और साफ होता गया, और उसी के साथ एक अजीब सी स्थिति बनी, न टकराव न बातचीत, बस दो अस्तित्व एक दूसरे को परख रहे थे। अहान ने अपने भीतर की दांव बॉडी की गहराई को हल्का सा स्थिर किया। कोई जागरण नहीं, कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं, सिर्फ संतुलन। और उसी संतुलन के कारण उसके आसपास की हवा थोड़ी शांत हो गई। सिस्टम की आवाज इस बदलाव को नोट करती हुई आई, तुम्हारी इंटरनल स्टेट स्टेबल है, अपोजिट साइड भी वेट कर रही है। अब डिसीजन का मोमेंट पास आ रहा है। अहान समझ चुका था कि अगला कदम चाहे छोटा हो, उसका असर लंबा होगा। उसी समय दूर किसी ऊंचाई पर खड़ा कोई साधक या शायद साधिका पहली बार स्पष्ट रूप से उसकी दिशा में मुड़ा। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन मौजूदगी अब छुपी नहीं रही। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन ब्लड लाइन और बॉडी की भाषा चल रही थी, और यह भाषा झूठ नहीं बोलती। अहान ने पहली बार अपने भीतर टाइम और लाइफ के संतुलन को हल्का सा आगे खिसकाया, बस इतना कि सामने वाला समझ सके यह कोई साधारण सामना नहीं है। सिस्टम की अगली लाइन उसी क्षण आई, लाइट इंटरैक्शन स्टार्ट हो चुका है। फुल क्लैश अभी अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन इसे ज्यादा देर नहीं। हवा में हल्की सी कंपन हुई,
जैसे जगह खुद तय कर रही हो कि आगे क्या होना चाहिए। अहान ने अपनी आंखें उठाईं, सामने खड़े अस्तित्व को पहली बार सीधे देखा। नाम नहीं, पहचान नहीं, बस एक और विरासत जो शायद दोस्त बने या दुश्मन, यह अभी तय नहीं था। उसने हमला नहीं किया, उसने पीछे भी नहीं हटा, उसने सिर्फ अपनी मौजूदगी को साफ रहने दिया। और यही सबसे बड़ा संदेश था। सिस्टम की अंतिम सूचना इस हिस्से को बंद करती हुई आई। फर्स्ट कॉन्टैक्ट कंप्लीट। फ्यूचर इंटरैक्शन इनएविटेबल है। अगला फेज तुम्हारी चॉइसेस से शेप होगा। अहान ने बिना कुछ कहे आगे कदम बढ़ाया और सामने वाला भी टकराव से बचते हुए दूसरी दिशा में खिसक गया। कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं, सिर्फ एक चेतावनी कि नश्वर लोक अब उतना छोटा नहीं रहा जितना पहले लगता था। रात और गहरी हो गई और उसी गहराई में यह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां अगली मुलाकात सिर्फ महसूस की नहीं जाएगी बल्कि झेली जाएगी। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 3 पार्ट 11। जब पहली मौजूदगी बीत जाती है लेकिन उसका असर नहीं जाता। अहान सिंह रायजादा उस दिशा में बढ़ चुका था जहां अंधेरा अब सिर्फ रात नहीं रह गया था बल्कि एक परत बन चुका था। जैसे हर कदम के साथ नश्वर लोक की सच्चाई और गहरी होती जा रही हो। पीछे छूटा वह पहला संपर्क टकराव नहीं था, फिर भी उसका असर हवा में, जमीन में और खुद अहान की सांसों के बीच साफ महसूस हो रहा था। क्योंकि कुछ मुलाकातें लड़ाई से पहले ही चेतावनी बन जाती हैं, और यह वैसी ही चेतावनी थी। उसके कदम स्थिर थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन भीतर चेतना पूरी तरह खुल चुकी थी। वह जानता था कि अब यह रास्ता सीधा नहीं रहेगा और जो भी आगे आएगा वह संयोग नहीं होगा। चारों ओर फैला इलाका धीरे धीरे बदल रहा था। पेड़ों की छाया असामान्य लग रही थी, जैसे वे किसी की मौजूदगी को छुपा रहे हों। और उसी पल सिस्टम की आवाज फिर उभरी, एनवायरनमेंट का प्रेशर बढ़ रहा है। ये जगह नॉर्मल कल्टीवेटर्स के लिए नहीं है। यहाँ रहना मतलब अटेंशन इनवाइट करना। अहान ने हल्की सी सांस ली, क्योंकि यही वह स्थिति थी जहाँ ज्यादातर लोग पीछे हटते हैं। लेकिन उसके लिए पीछे हटना अब विकल्प नहीं था। वह जानता था कि हर ऐसा इलाका जहाँ दबाव ज्यादा हो, वहाँ कुछ न कुछ छुपा होता है, या तो शक्ति या फिर संकट। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जमीन के नीचे से हल्की कंपन उठने लगी। कोई धमाका नहीं, कोई शोर नहीं, बस ऐसा एहसास जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जाग रही हो। उसी समय सिस्टम ने अगली सूचना दी, नीचे सील्ड ट्रेसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। पुरानी ब्लड लाइन या किसी एंशिएंट बॉडी का इफेक्ट हो सकता है। यह सुनकर अहान रुका नहीं, बल्कि और सतर्क हो गया, क्योंकि सील्ड चीजें कभी खाली नहीं होती। वे या तो किसी की विरासत होती हैं या किसी की कब्र। अचानक सामने का रास्ता थोड़ा सा खुला और एक प्राकृतिक मैदान जैसा क्षेत्र उभरा, जहां हवा अलग तरह से बह रही थी। वहां पहुंचते ही अहान को साफ एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। लेकिन इस बार सामने कोई नहीं था। यह मौजूदगी सीधी नहीं थी, यह किसी की छोड़ी हुई छाप थी। सिस्टम की आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट आई, ये रेसिडुअल प्रेजेंस है। ओनर यहाँ पहले आ चुका है और काफी स्ट्रॉन्ग था। अहान ने मन ही मन उस अज्ञात व्यक्ति की शक्ति का अंदाजा लगाया, क्योंकि ऐसी छाप सिर्फ वही छोड़ पाते हैं जिनके पास या तो रेयर बॉडी होती है या फिर खून में कुछ असामान्य बहता है। इसी मैदान के बीचों बीच जमीन पर कुछ पैटर्न उकेरे हुए थे। साधारण आंखों को बस दरारें लगें, लेकिन अहान को उनमें मूवमेंट दिख रहा था, जैसे दाव खुद धीरे धीरे घूम रहा हो। उसने वहां बैठने या छूने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ खड़े रहकर ऑब्जर्व किया। और यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी थी। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, इंटरफियर नहीं कर रहे। कंडीशन मीट हो रही है। रिवॉर्ड अभी अनलॉक नहीं होगा, लेकिन प्रोग्रेस सेव हो रही है। हवा अचानक तेज हुई और उसी हवा के साथ दूर कहीं किसी की प्रेजेंस फिर हल्की सी उभरी। लेकिन इस बार वह पास नहीं आ रही थी, बस देख रही थी।
अहान ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ खुद नहीं चल रहा बल्कि कई नजरों के बीच चल रहा है, कुछ दोस्ताना नहीं, कुछ शत्रुतापूर्ण और कुछ बस जिज्ञासु। सिस्टम की अगली लाइन उसी सच्चाई को साफ करती हुई आई, तुम्हारा एग्जिस्टेंस अब हाइड नहीं है। कुछ लोग तुम्हें थ्रेट समझेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी। अहान के भीतर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी स्वीकार्यता। यही वह पल था जहां साधारण कल्टीवेटर और असली खिलाड़ी में फर्क पड़ता है। उसने अपने कदम फिर आगे बढ़ाए, मैदान को पीछे छोड़ते हुए, लेकिन उस जगह की गूंज उसके साथ चलती रही। पीछे कहीं सील्ड ट्रेसेस धीरे धीरे शांत हो रहे थे, जैसे यह मान रहे हों कि अभी समय नहीं आया। सिस्टम की अंतिम सूचना इस हिस्से को बंद करती हुई आई, इस फेज का एंड हो रहा है। नेक्स्ट फेज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। रेडी रहना। रात अब और गहरी हो चुकी थी और अहान सिंह रायजादा उसी अंधेरे में बिना रुके आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह जानता था अब जो भी आएगा वह सिर्फ देखा नहीं जाएगा, उसका सामना किया जाएगा। और यहीं से असली टकराव की कहानी शुरू होने वाली।